स्टोरी के स्टार्ट में हम जाओ को देखते हैं जिसका साउल अभी तक जान नहीं रहा है। अब वो कहता है मैं आ याओ को एक बार दोबारा से देखना चाहता हूँ। उसकी बहुत सारी कंकोबाइन थी। आ याओ वहीं पर रो रही है कि उसे अपने हस्बैंड के साथ कॉफिन में नहीं जाना है, ना ही उसे दफन होना है। अब वो कहता है आ याओ ये क्या बोल रही हो तुम। वो बोलने लग गई है कि सारी कंकोबाइंस उसको ज्यादा प्यारी थी और मुझसे तो उसको इतना लगाव ही नहीं था, तो मैं उसके साथ क्यों दफन हो जाऊं। इससे अच्छा है कि सारी उसकी कंकोबाइंस ही उसके साथ चली जाएं। सब उसे देख के बोल रहे अगर ये बात है कि वो कंकोबाइंस को ज्यादा इंपॉर्टेंस देता था तो कितना ही बुरा था, वो जाओ कितना बुरा था। सब उसके बारे में बुराई कर रहे हैं। कॉफिन सामने पड़ा हुआ है जबकि उसे बहुत बुरा लग रहा है। सब कंकोबाइंस को लाया जा रहा है। वो देख रहा है कि आय हो तो बहुत खुश लग रही है उसकी डेथ के बाद। वो रो बिल्कुल नहीं रही है और वो खुश लग रही है कि मैं आजाद हो गई हूँ। अब वो चिल्लाता है ये सब क्या हो रहा है। वो उसका पीछा करने लगता है। सामने ही वो और ज्यादा लड़कों को बुला लेती है और कह रही है अब मैं आजाद हो गई हूँ, अब मैं जो भी करना चाहूँ अपनी लाइफ में करूंगी। एकदम से ऑफिसर्स आते हैं कि अभी तक तो प्रिंस की लाश ठंडी भी नहीं हुई और तुम लोगों ने ये ड्रामा शुरू कर दिया है। वो वहां पर ही उसे डांट रहे हैं। नहीं, प्रिंस फ्यूजी आ जाता है। अब आया उसे देखने लगी है। फ्यूजी उसे स्टार्ट से ही लाइक करता था, अब उसे मौका मिल गया है। पहले तो वो आकर उसे डांट रहा था लेकिन फिर एकदम से उसे कह रहा था ये सब क्या हो रहा है, तुम मेरी तरफ क्यों नहीं देख रही, दूसरे लड़कों को तुमने बुला लिया। वहीं पर जाओ का साउल खड़ा होकर सब कुछ देख रहा है। वो सोच रहा था फ्यूजी मेरा साथ देने वाला है, इसको डांटने वाला है, लेकिन फ्यूजी तो कुछ और ही कर रहा है। ये देखकर जाओ को गुस्सा आने लगता है कि ये सब क्या चल रहा है। मेरी वाइफ और ये लड़का फ्यूजी जिसकी मैंने जान बचाई थी, इन दोनों का अफेयर चल रहा है मेरे मरने के बाद। अभी तो मेरी लाश भी ठंडी नहीं हो रही है, सब चल रहा है यहाँ पे। अब उसके साउल को बहुत गुस्सा आने लगता है और वो कहता है मैं इन दोनों को मार दूंगा। आया वहीं पर कह रही है अच्छा ये बात है, तुम ये बात करने आए हो। जाओ सामने ही देखता है तो वो तलवार निकालता है और उन पे अटैक करने की कोशिश करता ही है। उसकी आंख खुली है तो गार्ड कह रहे हैं कि क्या हो गया आपको प्रिंस जाओ, आप ठीक तो हैं, आप चिल्ला क्यों रहे हैं। उसकी आंख खुलती है तो वो देखता है कि वो कहाँ पर है। वो उस जगह पे था और अजीब हो गया कि उसकी रीबर्थ तो नहीं होगी। अब वो कहता है तलवार निकालो। गार्ड ये सुनता है तो घबरा जाता है किस लिए तलवार निकालनी है। दूसरी तरफ आयो की भी रीबर्थ हुई है और वो उस टाइम पे आ गई है जब उसे एम्परर से मैरिज करने के लिए कहा जा रहा है। वो याद करती है कि वो तो कुछ और ही कर रही थी और यहाँ पर एकदम से कैसे आ गई है, और ये तो वो टाइम है जब उसे मैरिज के लिए बोला जा रहा है। याद करिए पिछली बार उसके अपने फादर ने उसे पॉइजन देकर भेज दिया था ताकि वो कुछ भी ना कर पाए, और जब एम्परर से उसकी मैरिज होने वाली थी तो उसे ग्रासलैंड में भेज दिया गया था। आएगी तो वो एम्परर की तरफ है लेकिन एम्परर आगे उसे पॉलिटिकल मैरिज में धकेल देगा। ये बात सबको पता है लेकिन सब उसे फिर भी भेज रहे हैं। उसका फादर कहने लगता है तुम बड़ी बेटी हो, तुम्हें ये करना है। वहीं पर उसकी माँ साथ दे रही है मेरी बेटी को ही क्यों भेज रहे हो तुम। बोलने लगता है ये बड़ी बेटी है घर की, अगर एम्परर ने यहाँ पर ये भेजा है तो इसे ही जाना पड़ेगा। वहां पर ही स्टेप सिस्टर कह रही है तुम मेरा इंट्रोडक्शन एम्परर से करवा देना, मेरी जगह बनाना। वो कहती है अच्छा ये करूं मैं। स्टेप सिस्टर बोलती है एम्परर तो तुम्हें आगे भेज देगा ना। उसका फादर भी कहने लगता है हाँ तुम एम्परर से अपनी बहन की मैरिज करवाने की कोशिश करना। सोचती है पिछली बार तो मैंने इन दोनों की बात मान ली थी, मैं बड़ा अच्छा समझ रही थी, लेकिन इस बार नहीं। वो अपनी माँ को भी नीचे गिरा हुआ देखती है और वहां पर ही जोर जोर से हंसने लगती है और बोलती है तुम लोग को लगता है कि मैं वहां जाकर ये सब करूंगी, ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला है। वो वहां पर अपनी स्टेप सिस्टर को जोर का थप्पड़ मार देती है और कहती है मैं तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं करने वाली हूँ। अगर मैं एम्परर की तरफ जा रही हूँ तो मैं जो कुछ करूंगी अपने लिए करूंगी, अपने फायदे के लिए और अपनी माँ के फायदे के लिए, और मैं किसी के लिए कुछ भी नहीं करने वाली हूँ, याद रखना। वो अपनी माँ का वही साथ देती है, अपनी माँ को उठाती है वहां से और चली जाती है। अपने रूम में आने के बाद वो सोच रही है यहाँ पर तो कोई सिस्टम भी नहीं है, अगर रीबर्थ होती है कोई सिस्टम होता है या उससे कुछ कर सकते हैं। मुझे तो लगता है मुझे सब कुछ खुद ही करना पड़ेगा, लेकिन इस बार मैं किसी को अपने साथ गलत नहीं करने दूंगी और इस बार मैं अपनी फेट चेंज करूंगी। वो वहां पर ही किसी को बुला रही है, मेड को। सामने उसके पास बहुत सारा सोना आता है। वो देख के बहुत खुश हो गई है और कह रही है पिछली बार भी माँ ने मुझे बहुत ज्यादा चीजें दी थी लेकिन मैंने अच्छे से संभाली नहीं।
वो याद कर रही है उसकी माँ ने पिछली बार भी उसे ड्राउरी में बहुत ज्यादा चीजें दी थी और वो बहुत खुश हो रही थी। इस बार वो ठान लेती है कि वो कुछ भी अपने साथ गलत नहीं होने देंगी। सामने उसकी स्टेप सिस्टर आई है उससे सॉरी कहने के लिए, उसके सामने बैठ गई है और फिर उसे चाय देने लगती है और कहती है सॉरी, पीछे जो मैंने बिहेव किया वो बिल्कुल भी ठीक नहीं था। अब तो एम्प्रेस के साथ तुम्हारी मैरिज होगी ना, एम्प्रेस बनने वाली हो तुम। ये उससे पूछती है तुम्हें अपने फियांसे का कोई भी ख्याल नहीं है। वहीं पर उसकी स्टेप सिस्टर बोल रही है वो है ही किस काम का, मुझे उसका क्या ही ख्याल होगा। तुम्हें लगता है कि वो मेरे लिए बहुत काम का है, उसकी मुझे कोई भी फिक्र नहीं है। एकदम से उसका फियांसे बाहर आ जाता है और कहता है ये क्या बोल रही हो तुम, मुझे पता नहीं था तुम मेरे बारे में ये सब सोचती हो। आया ने जानबूझ के उसे फंसा दिया और वो कहती है मैं तो बस ऐसे ही बोल रही थी, मेरा मतलब ये नहीं था, मैं तो बस इसे चिढ़ाने के लिए बोल रही थी। लेकिन सबको उसकी असलियत तो पता चली गई है। आया कहने लगती है अब तुम लोग खुद ही देख लो, मैंने तो बस ये बताना था तुम्हें। सामने कुछ लोग आते हैं उसे बुलाने के लिए और वो बाहर चला जाता है और उसकी स्टेप सिस्टर को बहुत गुस्सा आ रहा है कि इसने तो मुझे फंसा दिया और मेरी बेइज्जती करवा दी। मेड आती है और वो आया को कह रही है मिस आपको ध्यान रखना होगा, बहुत सारे लोग आपके खिलाफ चाल चलेंगे। वो बाहर की तरफ आ रही है, जाओ उस पे तीर चलाता है और वो तीर को मुंह से ही रोक लेती है और जाओ भी देख के हैरान है कि मुझे कभी पता नहीं चला कि आया को ये सब कुछ भी आता है। वो वहां पे ही सोच रहा है कोई बात नहीं, इस बार तो बच गई है लेकिन मैं इसे मार के ही रहूंगा, इसने मुझे धोखा दिया है। रात को हम देखते हैं कि वो भूत बनकर आता है और उसे डराने की कोशिश कर रहा है। आया डर रही होती है और जैसे ही सुबह आंख खुलती है तो वो सोचती है क्या ये ड्रीम था, ऐसा क्यों लगा ये बिल्कुल सच हो रहा था। बाहरी दरख्त पे बैठा हुआ है जाओ गार्ड के साथ और कमरे में देख रहे कि क्या हो रहा है। कहने लगता है ये लड़की ना, इसे मैं छोड़ूंगा नहीं, इसे रात को बहुत डर लग रहा था। गार्ड वहां पे कहने लगता है अभी हम कितनी देर यहाँ पे रुकने वाले हैं। अंदर वो सोच रही है सब कुछ इतना रियल क्यों लग रहा था, पता नहीं अजीब सा बिहेव हो रहा है। सामने वो केले देखती है और वहीं पर एक बनाना उठाकर खा रही है, आराम से रिलैक्स कर रही है और सोच भी रही है इस बारे में। एकदम से उसे आवाज आ रही है उसके फादर की जो चिल्लाता हुआ वहां पर आता है। वो एटीट्यूड में बैठी हुई है। जैसे ही वो सामने उसे डांटता हुआ आ रहा है तो वो केले का छिलका फेंकती है और उसका फादर वहीं पर सामने गिर जाता है। अब वो उठ के बोलने लगता है ये क्या बदतमीजी है, क्या कर रही हो। आया कहने लगती है फादर इतना झुकने की मेरे सामने जरूरत नहीं है, आप मेरे फादर ही है ना। वो उसे चिल्ला के बोल रहा है कि तुम्हें तो मैरिज के लिए जाना है ना, पॉलिटिकल मैरिज के लिए ग्रास लैंड में क्यों नहीं जा रही हो। उसकी स्टेप सिस्टर भी बोलने लगती है। वो वहां पर ही बहुत ज्यादा गुस्से में बैठी है। उसका फादर कहता है तुम हमारे पूरे खानदान को मरवा के रहोगी अगर एम्परर की बात नहीं मानोगी। कहती है मैं नहीं जा रही ग्रासलैंड में। सामने उसकी स्टेप सिस्टर कहती है हम सब फंसेंगे। कहती है फंसने दो फिर, मुझे क्या, मैं ही क्यों कुर्बानी दूं वहां पर जाकर, आप लोग को पता है वहां क्या होगा। उसका फादर उसे डांटने लगता है तुम्हें लगता है कि हम सब अपनी गर्दन कटवा दें लेकिन तुम मत जाओ मैरिज के लिए। फादर गुस्से में खड़ा है, वो जानबूझ के थप्पड़ मरवा लेती है। उसे पता था एम्परर आ रहा है और एम्परर के आने पर कहती है देखिए फादर मुझे मार रहे हैं। एम्परर को ये देख के गुस्सा आने लगता है, मेरी होने वाली वाइफ के साथ ये सब क्या बिहेव हो रहा है। सब उसके सामने झुकने लगते हैं। वो बैठ जाता है और कहता है ये आप सब लोग क्या कर रहे थे यहाँ पर। वो कहने लगते हैं सॉरी सॉरी हमसे गलती होगी। कहता है ये मेरी होने वाली वाइफ है। अब उसका फादर कहता है सॉरी बस मैं इसे कुछ सिखा रहा था, ये मेरी बात नहीं मान रही थी। वहां से उनको भेजा जाता है और उसके बाद वो सोच रही है अब नाटक शुरू करना होगा। एम्परर देखता है तुम मुझसे नाराज हो। वो वहां पर ही नाराज है, मुझे ग्रासलैंड में भेजा जा रहा है। कहता है मुझे अपनी कंट्री के पीस के लिए ये सब करना पड़ रहा है, तुम्हें पॉलिटिकल मैरिज में भेजना पड़ रहा है और मैं और क्या ही करूं, तुम्हें पता है मैं जल्दी तुम्हें बुलवा लूंगा। वो वहां पर ही रोने का नाटक करने लगती है, अपनी आंखों में खुद चोट लगा के उसे कहती है एम्परर मेरी कुर्बानी क्यों दी जा रही है, और भी तो आपकी कंकुबाइन है ना, उनमें से भी तो कोई जा सकती है, लेकिन मुझे ही क्यों भेजा जा रहा है, मुझे बहुत ज्यादा डर लग रहा है। एम्परर उसे कहता है डरो मत, मैं ना तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। वो कहती है अच्छा सच में एम्परर, लेकिन मुझे बहुत अजीब लग रहा है वहां पर जाकर, पता नहीं क्या होगा मेरे साथ। अगर एम्परर कह रहा है कि वो मेरी प्रोटेक्शन करेगा तो ठीक है, मैं बात मान जाती हूँ। बाहरी जाओ सब कुछ देख रहा है और वो पिछली लाइफ की मेमोरीज को याद कर रहा है उसके बारे में। आया वहीं पर उसे कहती है लेकिन एक शर्त है, तुम्हें अपनी सारी कंकुबाइन सब कुछ हटाना पड़ेगा, तुम्हारी लाइफ में सिर्फ और सिर्फ मैं होंगी, सिर्फ एक वाइफ। अब एम्परर उसे कहता है हाँ ठीक है मैं तुम्हारी बात मान जाऊंगा, तुम एक बार जाओ तो सही ग्रासलैंड।
एम्परर ने उसे झूठा वादा किया है क्योंकि वो ये वाली बात कभी नहीं मानेगा कि वो कभी और कंकुबाइन नहीं बनाने वाला है। अब उसकी मेड आके कहती है, मिस आप उनकी बातों पर बिलीव मत कीजिए, आपको पता है एम्परर सिर्फ आपको भेजने के लिए आपसे झूठा वादा कर रहा है। वो सोचती है पिछली लाइफ में मैंने कभी नोटिस नहीं किया, मेरी इंटेलिजेंट मेड भी है। उसे कहती है तुम फिक्र मत करो, तुम बिल्कुल परेशान मत हो, मुझे पता है कि एम्परर सिर्फ झूठे वादे कर रहा है और वो ग्रासलैंड में मेरी मैरिज जाओ से करवाने वाला है और मैं ये नहीं होने दूंगी पिछली लाइफ की तरह। जाओ वहीं पर सोचने लगता है अब ये क्या प्लान कर रही है, ये एम्परर से भी मैरिज नहीं करना चाहती है, देख के पता चल रहा है, और ये आगे ग्रासलैंड में भी मैरिज नहीं करना चाह रही है, पिछली लाइफ की तरह ये नहीं कुछ भी करना चाह रही है। वो वहां पर ही ड्रेसअप कर लेती है, प्लान बना लेती है कि वो किससे मिलने जा रही है। एक आदमी उससे बहुत बड़ी डील करेगी वो। अब उसका नाम वहीं पर सुन लेता है और वो ये सब प्लानिंग उसकी सुन रहा है कि आखिर आई आओ क्या करने वाली है। वो उस आदमी की आइडेंटिटी ले लेता है, वो उसका दोस्त है अच्छा, और कहता है ठीक है तुम जो भी करना चाहते हो। उसे बोलता है मार्क्स उतार के मुझे दे दो और तुम यहाँ से चले जाओ, मैं संभाल लूंगा। आदमी का मार्क्स जाओ ले लेता है और बैठ जाता है उसकी जगह पे। जैसे ही वहां पर उससे मिलने के लिए आयाओ आती है तो आयाओ नोटिस करती है तुम क्या अजीब बिहेव कर रहे हो, मुझे तो तुमसे जरूरी बात करनी है। अब वो वहीं से खड़ी हो जाती है कि मुझे तुमसे बिजनेस के बारे में बात करनी है। अगर तुम मेरी मैरिज ग्रासलैंड में नहीं होने दोगे, मेरी हेल्प करोगे मैरिज रुकवाने में। बोलते हैं अच्छा तो फिर तुम उसके बदले में क्या करोगी। वो वहां पर बोलने लगती है मैं उसके बदले में तुम्हारी बहुत ज्यादा हेल्प कर सकती हूँ, तुम्हारे लोगों की हेल्प कर सकती हूँ। तुम जो चीजें लेते हो इतने ज्यादा महंगे दामों में, तुम हमारे यहाँ से चीजें मंगवा सकते हो, मैं ये सब इंश्योर करूंगी और वो भी आधी कीमत पर। ये तुम पेंडेंट मेरा अपने पास निशानी रख लो और मुझे डील के बारे में बता देना। वो ये सब उससे डील करना चाह रही है लेकिन वहीं पर जाओ एकदम से उसे बेहोश करके मारने की कोशिश कर रहा है। उसे मौका मिल गया मारने का। गार्ड कहता है आप यहाँ पर इसे मारेंगे तो बहुत ज्यादा गड़बड़ हो जाएगी, प्लीज। वो उसे छोड़ता है और उसका सांस बहुत मुश्किल से वो कहने लगता है मैं तो बस अपनी टेक्निक आजमा रहा था। वहीं पर आओ कहती है अच्छा आजमा रहे थे या फिर जान से मारने की कोशिश कर रहे थे, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि कुछ और ही चक्कर है। वो वहां पे बोलता है नहीं ऐसा कुछ नहीं है और इसकी कंपनसेशन के लिए मैं तुम्हें टी डाल के देता हूँ, बैठ जाओ आराम से। वो वहां पर देखती है ये क्या रीड कर रहा है, वो और से उस बुक को देखने लगती है और जाओ उसे नोटिस करने की कोशिश कर रहा है कि ये क्या करेगी। वो उसे कुछ बुक्स लाने को बोलता है। आया समझ गई है ये मुझे आजमाने की कोशिश कर रहा है। वो वहां पे गलत वाली बुक्स उठाकर उसे दे देती है ताकि उसे अंदाजा हो जाए मुझे उन बुक्स का पता ही नहीं था। वहीं पर उसके बाद वो दे रही है उसे और उसे कह के चली जाती है मेरी डील के बारे में सोच लेना। जाओ वहीं पर खड़ा है और गार्ड कहता है बहुत ज्यादा मुश्किल से बचाया मैंने। अब वापस आके वो सोच रही है कि आखिर वो आदमी जो इतना बड़ा बिजनेसमैन है उससे मैं पहली बार मिल रही हूँ, वो मुझे जान से मारने की कोशिश क्यों करेगा, मुझे समझ नहीं आ रही। दूसरी तरफ एम्परर की सिस्टर इन लॉ रोते हुए उसके पास आई है। वो वहां पर उसे कहते हैं क्या हो गया। बोलने लगती है तुमने वादा कर दिया उस लड़की से कि वही तुम्हारी एम्प्रेस बनेगी जब वो वापस आएगी और तुम कोई कंकुबाइन नहीं लोगे। बोलने लगता है तुम मेरी सिस्टर इन लॉ हो, सिर्फ सिस्टर इन लॉ बन के रहो। वो वहां पे बोलती है तुम्हें लगता है कि सिर्फ मैं यही हूँ तुम्हारे लिए, तुम्हें सच में ये लगता है। असल में उनका अफेयर चल रहा था और एम्परर अब उससे बिल्कुल इनकार कर देता है कि अभी तुम मेरी कुछ नहीं लगती हो और मेरे कामों में अभी तुम बिल्कुल ना हो तो ही अच्छा होगा। अब उसको बहुत गुस्सा आने लगता है, एम्परर ने उसे रिजेक्ट कर दिया है और वो सोच रही है कि उसे आगे क्या करना है। के सामने सब लोग बैठे हैं और ग्रीनलैंड के लोग वहीं पर गौर से आते हुए देखते हैं आयाओ को। आयाओ बहुत ही ब्यूटीफुल लग रही है और सब देख के उसे जेलिस होने लगते हैं। एम्परर भी देखने लगता है और दूसरी तरफ जाओ भी देखने लगता है। वो भी बहुत ज्यादा इंप्रेस हो रहा है कि पिछली बार मैंने कभी नोटिस नहीं किया आयाओ को इतना ब्यूटीफुल। यह सोच रही है पिछली लाइफ में कभी भी मैंने अपना रियल टैलेंट नहीं दिखाया, दबी रहती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। उसकी स्टेप सिस्टर कह रही है वाओ इतना ब्यूटीफुल तैयार हुई हो तुम, कभी मैंने सोचा नहीं था तुम्हें ये सब भी आता है। कहती है अच्छा एम्परर तो बोला नहीं और तुम पहले मुझसे सवाल करी हो, एम्परर से ऊपर हो तुम। एम्परर वहीं पर कहता है नहीं ऐसी बात नहीं है, बैठो बैठो तुम आओ आगे आके बैठो। सामने सब उससे जेलिस हो रहे हैं। एक अंकल वहां पे खड़ा होता है और वो एम्परर की तरफ इशारा करके वाइन पीने लगता है। लॉ से डांस करने का बोल रही है, तुम्हें तो बहुत अच्छे से परफॉर्मेंस आती होगी ना, क्यों तुम सबके सामने परफॉर्मेंस दोगी एम्परर के सामने, एम्परर की इज्जत अफजाई हो जाएगी, तुम्हें तो बहुत टैलेंट है ना।
सामने उसे ये बात जाओ भी बोलने लगता है। वो कहती है नहीं नहीं मुझे कहाँ से डांस आता है। जाओ कहता है हाँ हाँ सब तुम्हें डांस करते हुए देखना चाहते हैं। वो भी उनका साथ देने लगता है। उसे कह रही है हाँ हाँ परफॉर्मेंस दो। बोलती है अच्छा लेकिन मुझे लगता है कि आपकी तो एम्पर के साथ ज्यादा ही कुछ दोस्ती है ना, और आपने एम्पर को कहा भी था कि आपको टैलेंट एकेडमी में डाले, वहां पर आपने बहुत कुछ सीखा था, और आप मुझे कह रही हैं कि मुझे डांस आपसे अच्छा आता होगा। ऐसा तो कुछ नहीं है, आपको परफॉर्मेंस देनी चाहिए। जाओ उसकी बातों से इम्प्रेस हो गया है और वहीं पर एम्पर भी चुप है, कोई भी कुछ नहीं बोल रहा है। कहने लगती है मुझे तो लगता है कि एकेडमी में जाने वाले लोगों को ज्यादा डांस परफॉर्मेंस अच्छे से आती होगी, मुझसे भी ज्यादा अच्छे से, मैं क्यों दूं फिर। उसकी स्टेप सिस्टर भी चुप हो गई है और वो सबको बातें सुनाकर चुप करवा देती है और जाओ बहुत ही इंजॉय कर रहा है। स्टेप सिस्टर को भी डांस परफॉर्मेंस का कह रही है। उसका फादर खड़ा होकर कहता है ये सब नहीं होगा। बोलती है फादर मैं भी आपकी बेटी हूँ, मेरी बार आप बिल्कुल नहीं उठे और अब इसकी बार आपको बहुत ज्यादा बोलना याद आ गया, अच्छा है कि आप चुप ही कर जाएं। तो वो सबको वहां पे चुप करा देती है। उसके सामने सिस्टर इन लॉ कहने लगती है हाँ तुम सच कह रही हो, मैं एकेडमी में गई थी, मैंने परफॉर्मेंस दी थी, लेकिन मैं क्यों दूं। वो उसे थप्पड़ मार देती है जोर का। कहती है तुमने मुझे थप्पड़ मारा और वो भी एम्पर के सामने। वहां पर ही सामने जाओ भी देख रहा है, इसकी हिम्मत को सलाम है। वो कहती है एम्पर देखिए ये मेरे साथ पहले बदतमीजी करी थी और मैं तो एम्प्रेस हूं ना, और ये क्या है, कुछ भी नहीं है। जाओ वहीं पर देखने लगता है और वहीं पर गार्ड कह रहा है आपको क्या हो गया, आप इतना क्यों स्माइल कर रहे हैं, क्या हो गया, कुछ सुन रहे हैं क्या। सामने वो बैठ गई है। एम्पर से रिक्वेस्ट करिए मेरा बदला लिया जाए। एम्पर कहता है ये तो गलत है कि तुमने इसे थप्पड़ मारा, अब कुछ तो सजा मिलेगी। वहां पर सारे चुप हो गए हैं और एम्पर पूछने लगता है सिस्टर इन लॉ से बताओ कि तुम इसको क्या सजा देना चाहती हो, जो तुम कहोगी वही इसे सजा मिलेगी। सिस्टर इन लॉ उसकी बोलने लगती है किसने मुझे थप्पड़ मारा है, डबल ट्रिपल इसे पढ़ने चाहिए। एम्पर कहता है तो क्या कहती हो, तुम्हें ये सजा मिलनी चाहिए। वहां पर ही कुछ नहीं बोलती और खड़ी हो जाती है। आयो आयो को पकड़ लिया गया और वो सामने आ रही है उसे थप्पड़ मारने के लिए बहुत ही ज्यादा एटीट्यूड में, लेकिन एकदम से जाओ सामने आ जाता है। जाओ को देख के उसे कुछ याद आने लगती है पिछली लाइफ की मेमोरीज। जाओ रोक लेता है और कहता है इसे बिल्कुल भी थप्पड़ नहीं पड़ेंगे, कौन है जैसे थप्पड़ मारेगा, इसने कुछ भी गलत नहीं किया है। एम्पर वहां पे नोटिस कर लेता है कि ये जाओ है और वो उससे डरता है, इसलिए उसके सामने कुछ नहीं बोल पाता और कहता है तुम गलत कह रही थी, ऐसा नहीं होगा, इसे थप्पड़ नहीं पड़ेंगे। और आए और देखती है उसे तो छोड़ दिया गया है और सामने जाओ उसका साथ दे रहा है और कहता है कि उल्टा इसे सजा मिलनी चाहिए कि ये एम्प्रेस को थप्पड़ मरवा रही थी। वो रिक्वेस्ट करने लगती है एम्पर मुझे माफ कर दो, लेकिन एम्पर कहता है चलो तुम्हें सजा मिलेगी, अब तुम्हें सजा मिलेगी, और उसे भेज दिया जाता है सजा के लिए। बाहरी जैसे ही वो आती है तो सामने उस मार्क्समैन को देख के कहती है मैं तो तुमसे बिजनेस डील करने गई थी ना, और तुम यहाँ पर आकर मेरी हेल्प कर रहे हो, थैंक यू उसके लिए। लगती है लेकिन मुझे समझ नहीं आया तुम अब चाहते क्या हो। वो वहां पर बोलता है बस मेरी बात भी है, वो कुछ सुन लो। उसे मैरिज की ऑफर कर देता है और गार्ड सोच रहा है ये सब क्या चल रहा है। आया कहती है मैंने सुना है कि तुम बिजनेसमैन बहुत ही अगली हो, इसलिए मैं तुमसे मैरिज नहीं कर सकती, बहाना लगाती है। और वो उसे कह रहा है तुम्हें लगता है मैं ऐसा हूँ दिखने में। वो एकदम से मार्क्स उतारती है ताकि उसका फेस नजर आए, उसका बहाना बन जाए, लेकिन वो सामने ही देखती है कि ये तो कोई और ही है, ये तो जाओ है जिसे वो सोच रही थी। जाओ वहीं पर स्माइल करने लगता है और वो देख के उसे पहचान गई है, ये बिल्कुल भी वो बिजनेसमैन नहीं है और इसने उसकी आइडेंटिटी ली हुई थी। अब वो उसे कहती है तुम तो बहुत अच्छी हो दिखने में, लेकिन मैं ये मैरिज एक्सेप्ट नहीं कर सकती। वो वहां से ही भागने लगती है तो वहीं पर जाओ उसे कहता है तुमने तो मुझसे डील की थी ना, अब वो डील तभी होगी जब तुम मुझसे मैरिज करोगी। वो उसे पीछे धक्का दे रही है, नहीं नहीं वो डील कैंसिल हो गई। अब वो कहता है अच्छा सच में कैंसिल होगी, इस पेंडेंट का क्या। वो उसे पेंडेंट दिखाता है तो आया वो कहती है इस तरह के तो पेंडेंट बहुत सारे नकली हैं मेरे पास, ये लो और लेने हैं तो और ले लो। वो उसके पास पेंडेंट दे के भाग जाती है। जाओ कह रहे ऐसे लगता है कि इतनी आसानी से यहाँ से जा पाएगी। गार्ड कहता है आप इसकी बातों में क्यों आ रहे हैं, आपको पता है ये चाल चल रही है। बोलता है अच्छा जो भी है मुझे समझ आ रहा है, तुम मुझे मत बताओ। गार्ड को वो वहां पर ही पेंडेंट देता है और चुप होके खड़ा हो गया, सोच रहे हैं कि इस बार तो वो उसे सबक सिखा के रहेगा। अब वो वापस आ जाते हैं और वहीं पर खड़े होके सोच रहे हैं कि आखिर ये लड़की आ या नेक्स्ट क्या करने वाली है। गार्ड कहता है मुझे तो लगता है कि वो आपके खिलाफ जरूर कोई चाल चल रही है। वहीं पर उसका दोस्त भी आकर खड़ा हो जाता है, वही बिजनेसमैन, और वो कहने लगता है अगर आपको कोई हेल्प चाहिए तो मुझे बता देना, मेरी आइडेंटिटी तो एक्सपोज हो चुकी है। वो वहां पर उसे बता रहे कि अगर किसी लड़की को इम्प्रेस करना है तो तुम्हें क्या क्या करना होगा। वहीं पर जाओ उसकी बातें सुनने लगता है और सब एक न्यू प्लान बनाने लगता है कि कैसे उसे मैरिज के लिए मनाना होगा।
दूसरी तरफ एम्पर को देख रहा है, वो अपनी सिस्टर इन लॉ को कह रहा है तुम अभी रो रही हो, तुम्हें पता है मैं सबके सामने कितना फंस गया था और अगर तुम्हें सजा ना देता तो क्या होता, तुम्हें ना ग्रासलैंड की तरफ जाना होगा। वो तो नहीं जाना चाहती है, बोलती है ठीक है लेकिन हमारे रिलेशनशिप का क्या। वो वहां पर ही एकदम से उससे इम्प्रेस होने लगता है, फिर पीछे धक्का दे देता है, ये सब ठीक नहीं है। वो वहां पर उसे कह रही है अच्छा ये सब ठीक नहीं चल रहा है तो पहले सब कुछ क्या था। बाहर ही हम देखते हैं जाओ को और उसके गार्ड को, वो अंदर की तरफ झांकते हैं तो जाओ कहने लगता है देखो देखो क्या चल रहा है यहाँ पर, हम किस टाइम पे आए हैं ये सब देखने के लिए। वो दूसरी साइड पे फेस कर लेता है और गार्ड को कहता है देखो ये वो एम्परर है जिससे आया मैरिज करेगी, लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। आया को देखते हैं वो सोच रही है इसका मतलब कि जाओ की भी रीबर्थ हुई होगी, वरना वो उस बिजनेसमैन के रूप में क्यों आता मेरे सामने और उस वक्त मुझे मारने की भी कोशिश कर रहा था। कहीं वो मुझे जान से तो मारने नहीं आया, इससे पहले वो मुझे मारे मुझे कुछ करना होगा। वो रात को सो रही है और जैसे ही सो रही है तो वहीं पर रात को हम आते हुए देखते हैं जाओ को ड्रीम में जाओ की पुरानी मेमोरीज याद आ रही है, उसकी कंकोबाइन, उसकी लाइफ के बारे में। और जैसे ही उठती है तो वो सामने ही जाओ को देखती है तो उसे जोर का थप्पड़ लगा देती है। जाओ देखता है एकदम से इसे क्या हो गया है, वो उठ के देखती है तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, मैं तो सो रही थी ना आराम से, ये क्या बदतमीजी है। जाओ कहने लगता है मैं यहाँ पर आया हूँ दोबारा तुमसे बात करने मैरिज के बारे में, तुमने क्या सोचा है। बोलती है मैं तुमसे मैरिज नहीं करना चाहती और ये मेरा आखिरी फैसला है। अब जाओ कहने लगता है अच्छा तो तुम एम्परर से मैरिज करोगी, अभी मैं तुम्हें उसकी असलियत दिखाता हूँ, चलो मेरे साथ। वो उसे लेके जाता है और कहता है देखो अंदर के वो अपनी सिस्टर इन लॉ के साथ क्या कर रहा है, देखो सब कुछ। अब वहां पे वो देखती है और सोच रही है आखिर ये मुझे इसकी असलियत क्यों दिखाने के लिए लाया है। वहां पर ही सोचती है पहले तो इसने उस बिजनेसमैन का रूप ले लिया और मुझे मारने की कोशिश कर रहा था, इसकी रीबर्थ हुई है कि ये मुझे जान से तो नहीं मारने आया, मुझे तो यही लग रहा है। इससे पहले कि ये मुझे जान से मारे मुझे इसे मारने की कोशिश करनी चाहिए वरना ये मुझे मार देगा। अब वो ये सब सोच के कहती है हाँ हाँ देख लिया है मैंने। वो उसे कहता है तुम बिल्कुल हैरान नहीं हुई, असलियत देखो ये एम्परर क्या कर रहा है, तुम्हें इससे मैरिज नहीं करनी चाहिए, इससे तो अच्छा है कि तुम मुझसे मैरिज कर लो, इसीलिए मैं तुम्हें प्रपोजल दे रहा हूँ। वो उसे देखने लगती है ये मुझे प्रपोजल दे रहा है, ये जान से मारने की कोशिश कर रहा है। वो सोचने लगती है सब चीजों के बारे में और वहीं पर जाओ समझ रहा है ये डर रही है। वो वहां से उसे उठा के कैरेज में ले आता है। कैरेज में बैठकर वो कहने लगती है अच्छा अच्छा ठीक है एम्परर की असलियत मैंने देख ली है। वो वहां पर ही स्माइल करने लगता है कि ये अब डर गई है एम्परर की असलियत देखकर। जाओ से कहने लगती है पहले मेरे हाथ खोल दो फिर आगे बात करेंगे, जो भी डील करनी है वो फिर करेंगे। वहीं पर उसे जाओ कहने लगता है ठीक है तुम्हारे हाथ खोल दूंगा लेकिन अभी नहीं, अभी तुम्हें घर पहुंचा देता हूँ। रात को वो पहुंचा देता है। सुबह को हम देखते हैं कि वो कुछ लिख रही है, सोच रही है इससे पहले ये मुझे जान से मार दे मुझे कुछ करना होगा। लिखते लिखते वो वहां पर ही सो जाती है और जैसे ही उठी है तो सामने ही वो जाओ को देखती है जो वहां पर उससे मिलने के लिए आ गया है। वो उसे डाल के कुछ देने लगता है और कहता है ये पी लो। और क्या लिख रही थी तुम। वो उसे देखती है कि यहाँ पर क्या कर रहा है और जैसी उसकी हरकतें नोटिस करती है तो वो उठ के खड़ी हो जाती है और बोलने लगती है यहाँ पर मैं कुछ इंपॉर्टेंट लिख रही थी, उसे छुपा रही है ताकि जाओ को नजर ना आए। जाओ वहीं पर देखता है क्या है इसमें इतना जो तुम मुझसे छुपा रही हो। बोलने लगती है कुछ नहीं बस जरूरी बातें हैं। जाओ असल में पिछली लाइफ में भी उसकी केयर करता था और अभी भी कर रहा है। वहां पर ही टी डाल के उसे देने लगता है तो आया को पुरानी मेमोरीज याद आ रही हैं। ये मेमोरीज उसे याद आने लगती हैं कि पिछली लाइफ में भी ये मेरी केयर तो किया करता था और बहुत ज्यादा पोलाइटली बिहेव करता था मुझसे। याओ एक आदमी से मिलने आती है और प्लान बना रही है कि उसे किसी को जान से मारना है तो वो उसकी हेल्प करे, क्या क्या करना होगा। वो वहां पर ही उससे एक पॉइजन लेके भी जा रही है, उसे कह रही है कि ये पॉइजन मैं यूज करूंगी। वो उसे पैसे दे देती है, डील कर लेती है और बहुत सारे लोगों को वहां पर भेजने वाली है। जैसे ही वो वापस आई है तो सामने हम देखते हैं उसको हवा देने लगता है। वो सोच रही है नाटक कर रहा है, बस मुझे फंसाने की कोशिश कर रहा है। बोलने लगती है तुम फिर से यहाँ पे क्या कर रहे हो, मैंने तुम्हारी बात से इनकार कर दिया ना, अब मुझे तुमसे कोई मैरिज नहीं करनी है, लेकिन मुझे लगता है तुम्हें समझ नहीं आ रही है। वो वहां पर ही उससे बात करते करते मुंह में पानी डालकर फेंकने लगती है। देखो मेरा मुंह भी गंदा हो गया तुमसे बात करते हुए। वो स्ट्रॉबेरी खा रहा है जो वो खाने वाली थी और वहां पर उसे बार बार तंग करने लगता है और कहता है मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा, लेकिन वो उसे जाने का इशारा कर देती है, निकल जाओ यहाँ से, मुझे कोई बात नहीं करनी। वो उसे कहता है जो भी बात है ना मुझे बता देना। वो गुस्से में है कि अब तुम्हें पता है कि तुम्हारे साथ क्या होने वाला है। जैसे ही बाहर आता है गार्ड कह रहा है कि आपको क्या लगता है कि एकदम से क्या हो रहा है, कुछ लोगों की आवाज आ रही है। आसपास उन्हें लोग घेरना शुरू कर देते हैं, उस पे अटैकर्स आ जाते हैं उसे मारने के लिए
और सामने हम आया को देखते हैं, वो वेल करके खड़ी है उसको मारने के लिए और तीर चलाने वाली है मौका देख के। वो लड़ाई कर रहा होता है, उस पर अटैकर्स आए हैं अटैक करने के लिए और लड़ाई करते करते उसे अजीब सा फील होने लगता है और गार्ड भी उसकी हेल्प कर रहा है। गार्ड भी काफी उसकी हेल्प करता है, लेकिन एकदम से उसे ब्लड आ रहा है। उसे याद आता है उसने स्ट्रॉबेरी खाई थी और इसका मतलब उसे जहर किसी और ने नहीं आया ने दिया है। अब वो पीछे मुड़ के देखता है तो आया को पहचान जाता है कि वो उसे तीर कमान से मारने वाली है और वो याद कर रहा है कि पिछली लाइफ में उसने खुद आया को सिखाया था कि तीर कैसे चलाते हैं और अब वो यही टेक्निक यूज करके उसे ही मारने वाली है। वो तीर चलाती है तो वो पहले तो एक तीर को गिरा देता है और खुद को नहीं लगने देता, लेकिन सामने हम देखते हैं वो क्या देखता है कि गार्ड आ गया आया की तरफ तीर करके। वो सामने देख रहा है कि आया मुझे मारने की कोशिश कर रही है। वो गार्ड को देखता है तो उसे कहता है तीर मत चलाना। गार्ड को रोकने लगता है कि आया को कुछ नहीं होना चाहिए और जैसे ही वो देख रहा है कि ये मुझे मारने की कोशिश कर रही है, ठीक है इसे मारने दो, देखता हूँ कि फिर आगे क्या होता है। अब वो उसे मारने लगती है तो गार्ड सामने आता है, वो उस पर तीर चलाने लगता है, लेकिन वो खुद ही अपने आप पर तीर खा लेता है और गार्ड कह रहा है उसे मारना नहीं चाहिए। उन्हें गुस्सा आ रहा है कि उसके पीछे जाना चाहिए, लेकिन वो उन दोनों को मना कर देता है और खुद बेहोश हो जाता है। दूसरी तरफ आया आती है और वो आदमी जो कि गुंडे लेकर गया था अटैक करने के लिए, वो खुद ही जख्मी होकर और मार खा के वापस आ गया। उसे कहता है देखो मेरे साथ क्या हुआ है। वो उसकी बातें सुनने लगती है, बोलता है तुमने कोई सही से प्लान नहीं किया। कहती है मैंने तो सही किया, तुमने कोई सही से लड़ाई नहीं किया है। अब वो उसे कहता है देखो मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा, तुम मेरे साथ आ जाओ, मुझसे मैरिज कर लो। वहां पर जैसे ही वो उसे न्यू ऑफर देने लगता है तो वो देखती है उसकी शक्ल की तरफ। वहां पर कहते हैं क्या देख रहे हो, बोलने लगती है तुम कह रहे हो कि तुम मुझे प्रोटेक्ट करोगे, एक काम तो तुम अच्छे से कर नहीं पाए, जाओ पर अटैक कर नहीं पाए और तुम ये सब बोलने के लिए यहाँ पर आ गए हो। मैंने तुमसे डील की थी जाओ को मारने की, ये नहीं कहा था कि तुम मुझे यहाँ पर न्यू ऑफर देने लग जाओ। तुम्हें क्या लगता है कि मैं ये ऑफर एक्सेप्ट करूंगी? पहले तो अपने आप को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करो ना, उसके बाद ये काम करना, ये डीलिंग वाले काम। वो वहां पर उसे गुस्से में भेज देती है और बैठ जाती है। ये पता नहीं सोच ही क्या रहा था और आराम से टी पीने लगती है। जाओ वहीं पर आता है, कहता है तुमने ही मुझे जान से मारने की कोशिश की है ना, और चाकू रख लेता है उसकी गर्दन पे। वो वहां पर पहले इनकार करने लगती है और कहती है क्या हुआ, मुझे तो कुछ पता ही नहीं है और किसने जान से मारने की कोशिश की। जाओ कहता है तुम्हें सच में कुछ नहीं पता, बताओ मुझे, तुमने ही मुझे जान से मारने की कोशिश की है। तुम्हें पता है तुम्हारी भी रीबर्थ हुई है ना, तुम ये सब छुपाना चाहती हो। पिछली लाइफ में मैंने ही तुम्हें सिखाया था कि वो तीर कमान कैसे चलाते हैं और इस लाइफ में वही यूज करके, वही टेक्निक यूज करके तुमने मुझे ही जान से मारने की कोशिश की। फिर मैंने ऐसा क्या कर दिया कि तुम मुझे जान से मारना चाहती हो? आया कहती है ठीक है तुम मुझे मार दो जान से। अब वो कहता है तुम बिल्कुल भी कुछ बोलना नहीं चाहती और उल्टा कह रही हो कि मैं तुम्हें ही जान से मार दूं। बताओ आखिर क्यों नफरत कर रही हो? फिर मैंने ऐसा भी क्या किया कि तुम मुझसे इतनी नफरत कर रही हो और मुझे जान से ही मारना चाहती हो? बताओ। वो उसे कहती है अच्छा मैं तुम्हें बताऊं, तुम मुझे जान से मारना चाहते हो और एक्सपेक्ट करते हो कि मैं तुम्हें कुछ भी ना करूं। तुम्हें पता नहीं है पिछली लाइफ में मैंने कितनी तकलीफ में लाइफ गुजारी। तुम तो चले गए थे और जब मेरा मिसकैरेज हुआ तो मैं तुम्हारा वेट करती रही, लेकिन तुम इतने दिनों तक आए ही नहीं। वहां पर मेड से बार बार मैं तुम्हारे बारे में पूछ रही थी, लेकिन मेड कह रही थी तुम बिजी हो, तुम आना नहीं चाह रहे, और मेड बता रही थी कि तुम दूसरी कंकुबाइंस के साथ हो और मैं वेट कर रही थी कि तुम आओगे। उस वक्त मैं कितना ही ज्यादा तकलीफ में थी, लेकिन तुम्हें कोई फिक्र नहीं थी। उसके बाद डॉक्टर ने बताया कि मैं आइंदा के बाद शायद मां ना बन पाऊं, और उसके बाद मैंने देखा कि तुम एक के बाद एक कंकुबाइन से मैरिज करते जा रहे थे और उस वक्त मुझे कितनी तकलीफ हो रही थी तुम्हें पता है। वो सब मेमोरीज को उसे याद दिलाने लगती है कि उसे बहुत ज्यादा दुख हो रहा था, एक के बाद एक कंकुबाइन से मैरिज, एक के बाद एक कंकुबाइन से मैरिज, और मैं सिर्फ एक ऐसी पड़ी हुई लाश की तरह वहां पर रहा करती थी। वो सब मेमोरीज को याद करके सुना रही है, से पुरानी मेमोरीज याद दिला रही है कि मैं सब कंकुबाइंस का टारगेट बन गई थी, लेकिन तुम तो मेरा कोई भी साथ नहीं दे रहे थे और मैं अकेली थी मेरी मेड के साथ, वो मेरा ख्याल रखती थी। अब वो ये सब कुछ सुनता है और कहता है ऐसा है नहीं जैसा तुम समझ रही हो, अगर मैं ये बोलूं तो। आया और कहती है अच्छा ऐसा नहीं है तो फिर क्या? जो मैंने इतनी तकलीफें बर्दाश्त की वो मुझे पता है, मैं जानती हूँ कि मैं वहां पर किस हाल में रह रही थी। सब कंकुबाइंस मुझे टारगेट करती थी, लेकिन कभी भी तुमने मेरा साथ नहीं दिया। उसके बाद कंकुबाइन के चाइल्ड
बुलाते रहे, मैं उनके साथ मजबूर होगी रहने में। अब वो ये सब सुनता है और काफी ज्यादा दुखी हो जाता है कि इसकी हालत वाकई में बुरी थी। लेकिन जाओ ने भी ये सब कुछ जानबूझ के नहीं किया था। वो उसे वहीं पर देखता है और कहता है, मैं जैसा कह रहा हूँ ना वही सच है, मैंने जानबूझ के ये सब कुछ नहीं किया। वो कहती है, मुझे आइंदा के बाद ना तुम नजर मत आना, और मैं तुमसे अब इस लाइफ में तो बिल्कुल मैरिज नहीं करूंगी। अच्छा होगा कि हमारे रास्ते अलग अलग ही रहें। अब जाओ ये बात सुनता है और कहता है, मैं प्रूव करके रहूंगा कि सब कुछ तुम सोच रही हो ना वैसा नहीं है। पीछे से उसे बहुत ज्यादा दुख होने लगता है, उस पॉइजन की वजह से उस पर असर हो रहा है और वो नीचे गिर जाता है। गार्ड वहीं पे उसे उठाने की कोशिश कर रहा है और कहता है, आप बर्दाश्त कीजिए। वो वहां पर कहता है, मुझे पता नहीं था वो इतनी ज्यादा मुश्किल में है। अब वो याद कर रहा है कि जब जैसे ही आयु प्रेग्नेंट थी वो उसका ख्याल रख रहा था, लेकिन एक दिन ऐसा हुआ कि उसका मिस कैरेज होने लग गया। उसे बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही थी आयु को, और उसने डॉक्टर को बुलवाया था और गार्ड ने उसे बताया था कि ये सब उसके फादर ने करवाया, उसे पॉइजन दिया है। कि झाओ को पता चला था कि आयाओ के फादर ने ये सब करवाया। उसने उसे लेटर भी लिख के दिया था। अब वो कह रहा था, आयाओ को मुझे बचाना है, क्योंकि आगे जाकर मुझे पता चल रहा है कि वो कभी भी कंसीव नहीं कर पाएगी, ऐसा मैं नहीं होने दूंगा। और वो निकल गया था उसके लिए जड़ी बूटी लाने के लिए। उसकी अपनी तबीयत भी खराब थी, फिर भी वो लड़ाई करके बहुत कोशिश करके जा रहा था। रास्ते में एम्परर से भी उसका मुकाबला हुआ, एम्परर को भी उसने मार दिया। और गार्ड कह रहा था, आप ये मत कीजिए, आपको बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही है और देखिए कितनी चोट लगी है, फिर भी आप आगे जाना चाहते हैं। लेकिन वो कह रहा था कि आयो मेरी लाइफ से इम्पोर्टेंट है। आयो पैलेस में ही थी और वो निकला था उसके लिए मेडिसिन लाने के लिए, इसीलिए वो इतने दिनों तक उसको देखने के लिए नहीं आया। लेकिन आयो को इस बात का नहीं पता था, ना ही ये पता था कि उसके अपने फादर की वजह से उसकी ये हालत हुई थी। ये सारी पिछली लाइफ की मेमोरीज दिखाई जा रही हैं जो कि वो याद करने लगता है। उसे पता चला था वो जड़ी बूटी बस कुछ ही देर बाद उसे मिल जाएगी, लेकिन बहुत मुश्किल से। अब वो सोच रहा था कुछ भी हो जाए उसे ये जड़ी बूटी लेनी है। दिन रात वो बस यही कोशिश कर रहा था किसी तरीके से आए और ठीक हो जाए, और वो इस कोशिश को करना ही चाहता था, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे उसकी जान चली जाए, फिर भी वो ये जड़ी बूटी लाएगा। और वो उसने कर दिखाया। वो उस जगह पे पहुंच चुका था, उसे खुद भी बहुत चोट लगी थी, लेकिन आसपास बहुत ज्यादा अटैकर्स आ गए थे उस पर अटैक करने के लिए। सामने उसे प्रिंस भी नजर आ रहा था जिसके हाथ में जड़ी बूटी थी और वो उसे नहीं देना चाह रहा था, लेकिन आखिर में वो तैयार हो गया जब उसको जान का खतरा हुआ तो। लेकिन प्रिंस ने उसे जड़ी बूटी देने के बाद धोखे से उस पर अटैक करना शुरू कर दिया था, और वो सब बर्दाश्त कर रहा था और बॉक्स जो है उसको नहीं देना चाह रहा था। उस पे पीछे से अटैक हुआ और वो वहीं पर गिर गया, लेकिन वो खुश था कि उसे जड़ी बूटी वाला बॉक्स तो मिल गया है, वो तो पहुंच जाएगा आयाओ के पास। लेकिन वो खुद उसकी वहीं पे डेथ हो गई थी। अब वो ये सब याद कर रहा है पिछली पुरानी लाइफ की मेमोरीज को कि उसकी डेथ भी किस वजह से हुई थी, क्योंकि वो आयाओ के लिए गया था। और आयाओ को वो अब ड्रीम में देख रहा है कि वो उसे कैसे नफरत से बोल रही है। अब वो उठता है, उसकी आंख खुलती है और ये सब उसे याद आता है। वो कह रही थी कि अब मुझे बिल्कुल भी नजर मत आना, मुझे तुमसे कोई भी रिलेशनशिप नहीं बनाना है। जाओ ये सब ड्रीम में देखता है और उठता है और पुरानी लाइफ की मेमोरीज को भी याद कर रहा है। गार्ड कहता है, आपकी तबीयत ठीक नहीं है उस पॉइजन की वजह से और चोट की वजह से। बोलता है, देखो मेरी लाइफ ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। गार्ड कहता है, आपकी लाइफ ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है और आयाओ ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जाओ कहता है, हमेशा से ही ऐसा था और अभी भी ऐसा ही है। कुछ भी हो जाए मुझे उससे बात करनी होगी और मुझे उसे मनाना होगा कि जैसा वो सोच रही है ऐसा कुछ नहीं है। इस लाइफ में मैं उसे प्रोटेक्ट करूंगा चाहे कुछ भी हो जाए। वो ये सब सोच लेते हैं। दूसरी तरफ एम्परर के पास एक लेटर आया है जिसको पढ़ के वो बहुत ज्यादा घबरा जाता है, क्योंकि वो हमेशा ही ज़्याओ से डरता था कि ज़्याओ उसकी जगह ले लेगा, और अब उसे पता चला है कि ज़्याओ वापस आ रहा है, तो वो बहुत ज्यादा डर जाता है कि वो कैसे वापस आ रहा है। मैंने तो समझा था कि वो अब तक मर गया होगा जो अटैकर्स मैंने भेजे थे, लेकिन फिर भी वो जिंदा बच गया, ऐसा नहीं हो सकता। वो वहां पर ये सुनता है तो बहुत घबरा जाता है और अपनी सिक्योरिटी को कहने लगता है कि कुछ भी हो जाए वो बचना नहीं चाहिए और उसे मेरे तक पहुंचने मत देना। दूसरी तरफ हम आयाओ को पैलेस में बैठा हुआ देखते हैं। आयाओ जैसे ही बैठी है तो उसके सर में दर्द हो रहा है। उसका फादर आता है उसके लिए कुछ बनाकर और कहता है, देखो तुम्हारे लिए मैं सूप लेकर आया हूँ। पिछली बातों को भूल जाते हैं और आगे की तरफ बढ़ते हैं। ये बहुत ही ज्यादा अच्छा है, तुम्हें बहुत ज्यादा अच्छा लगेगा। अब वो याद करिए पिछली लाइफ की मेमोरीज को कि उसके फादर ने उसे पॉइजन देके ग्रास लैंड में भेज दिया था। अभी वो इतने अच्छे से बात कर रहा है, जरूर कोई मकसद होगा, और वो डिटेक्ट कर लेती है कि इसके अंदर कुछ जरूर पॉइजन मिला है और ये जानबूझ के मुझे देना चाह रहा है। अब वो पीने की बजाय वहां पर गिराने का नाटक करती है और गिरा देती है सारा।
वो उससे बात करने लगता है उसकी माँ की शॉप्स के बारे में, बिजनेस के बारे में। कहती है अच्छा तो ये मेन मकसद था यहाँ पर आने का। कहता है नहीं, मैं तो ऐसे ही बाय द वे पूछ रहा था। कहती है मुझे पता चल गया, इसीलिए आप यहाँ पर आए ना, ताकि वो चीजें भी आपको मिल जाएं। लेकिन आपकी सोच है, आपको नहीं मिलने वाला। वहीं पर एकदम से जाओ आ जाता है और कहता है कि मैं कौन हूँ आपको पता ही होगा। वो जैसी अपनी आइडेंटिटी बताता है तो वहीं पर फादर उसका आया का बहुत डर जाता है। कहने लगता है आप ना अब इसे कभी भी कुछ नहीं करेंगे, आइंदा के बाद कुछ करने की कोशिश की, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। आया कहती है फादर आप जाइए, क्योंकि आपको कुछ नहीं मिलने वाला। मेरी माँ के नाम जो चीजें हैं वो मेरी माँ के नाम ही रहेंगी। वो वहां पर उसे धक्का भी देती है, वो गिर जाता है और वहीं पर कहने लगती है जाइए आप यहाँ से। जाओ भी उसका साथ देने लगता है और कहता है आइंदा के बाद आप इसके साथ कुछ नहीं करेंगे। दूसरी तरफ हम एम्पर को देख रहे हैं जिसे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है सब कुछ जाने के बाद। जाओ को देखते हैं, वो उसे कहता है मुझे पता है कि एम्पर के साथ आप सब लोग मिले हुए हो ना। वो वहां पर ही कह रहा है ये सब ठीक नहीं है, तुम जो बिहेव कर रहे हो मैं एम्पर को बताऊंगा। जाओ को एम्पर का भी कोई डर नहीं है और वो खड़ा होता है। आया को कहता है अभी मैंने तुम्हें बचाया, आइंदा के बाद भी मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा, मैं तुमसे वादा करता हूँ। आया उसे कह रही है तुम यहाँ पर आई क्यों हो। वो उससे बोलने लगता है देखो मुझे पता है कि तुम्हें बहुत गुस्सा है, पिछली लाइफ में तुम्हारे साथ अच्छा नहीं हुआ, लेकिन अब मैं सब कुछ ठीक कर रहा हूँ। बोलने लगते तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारी बात पर बिलीव करूंगी, अच्छा होगा कि तुम यहाँ से चले जाओ। वो चली जाती है। गार्ड कहने लगता है मुझे लगता है ये इतनी आसानी से नहीं मानने वाली है। अब वो न्यू आइडिया सोचने लगता है। अपनी माँ के पास आई और बैठती है और उसकी माँ उसे बता रही है कि उसका कितना ज्यादा बिजनेस था, लेकिन मैरिज के बाद क्या कुछ हो गया, उसके कंट्रोल में कुछ इतना नहीं रहा। साथ में वो उसे कहती है तुम किसी भी गलत काम में अब मत पड़ना, तुम रिवेंज लेने का सोचो ही मत। उसे हेयर पिन दिखाने लगती है और उसे सब पुरानी मेमोरीज के बारे में याद करवा रही है कि वो कितना अच्छा काम करती थी उसकी माँ, लेकिन मैरिज के बाद और जब से उसकी दूसरी वाइफ आई है उसके हस्बैंड की, तो क्या क्या हो रहा है। वो वहां पर देखती है माँ मैं आपको इंसाफ जरूर दिला कर रहूंगी। अब वो दिल में सोचती है कोई पावरफुल पर्सन उसके साथ हो तो तभी वो मुकाबला कर पाएगी, और वो जाओ ही है। वो सोच लेती है, माँ के साथ प्लान बना लेती है, माँ मैं जाओ से ना मैरिज करने की कोशिश करती हूँ, उसने वैसे भी मुझे ऑफर की थी, ये अच्छा मौका है। अब वो याद कर रही है कि जाओ के बारे में, कि वो उसके बारे में केयर भी कर रहा है, उसे ये लगता है। अब वो आती है बाहर जाओ से मिलने के लिए, लेकिन वो पहले ही बाहर खड़ा था। सोच रही है ये हैंडसम लग रहा है दिखने में। जाओ वहां पर उससे बात करने लगता है। इससे पहले कि आए और कुछ बोले वो उसे कहने लगता है प्लीज मेरी बात मानो, एक बार मुझ पर भरोसा करने की कोशिश करो, मैं वादा करता हूँ कि मैरिज करने के बाद मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा। वो वहां पर देखती है मैं इससे बात करने आई थी, लेकिन ये उल्टा मुझे मनाने की कोशिश कर रहा है, अच्छा मौका है। या उन्हें उससे बात करनी थी, लेकिन वो देख रही है उल्टा जाओ उसकी मिन्नत कर रहा है और वहां पर ही उससे रिक्वेस्ट करने की कोशिश कर रहा है। बोलने लगता है जो भी बात है तुम मुझे बताओ। वो वहां पर ही कहता है पिछली बार जो भी हुआ ना वो गलत था, मेरा कोई भी वहां पर चाइल्ड नहीं था, वो सब धोखा दे रही थी तुम्हें और मैं तो तुम्हें बचाने के लिए गया था। वो उसे मनाने की कोशिश करता है और जैसे ही वो देखती है ये इतना कोशिश कर ही रहा है तो चलो इस मौके का फायदा उठाती हूँ। उसे कहने लगते ठीक है मैं तुम्हारी बात मान लेती हूँ, लेकिन ना तुम अब कुछ भी गलत नहीं कर सकते। वहां पर ही जाओ कहता है थैंक यू सो मच, तुम मेरी बात मान गई हो, मेरा प्रपोजल मान गई हो। उसे यकीन नहीं आ रहा। वो वहां पर ही एटीट्यूड में उसे बोल देती है हाँ मैं मान गई हूँ। वो वहां पे खुश हो जाता है और उसे थैंक यू बोलने लगता है। उसे कहती है ठीक है फिर इस टाइम पे मुझसे मिलना फिर तुम। वहां पे वो स्माइल भी करने लग गई है, क्योंकि जैसे ही जाओ से मनाने की कोशिश कर रहा है वो देख पा रही है कि वो सिंसियर है, और उसे कहती है ठीक है फिर तुम इस टाइम पे आकर मुझे मिलना। जाओ बहुत ही ज्यादा खुश हो गया और गार्ड को भी बहुत ज्यादा पैसे दे देता है। इसलिए उसकी स्टेप मदर अपने बेटे के साथ बैठी है और वहां पर वो न्यू प्लान बना रहे हैं और बातें कर रहे होते हैं कि एकदम से उन्हें नहीं पता वहां पर जाओ आने वाला है। जाओ के साथ आयाओ भी, वो दोनों प्लान बना रहे हैं कि आगे उन्हें क्या करना है। वो जैसे ही उसे देखती है तो उसे पुरानी मेमोरीज जाओ को याद आने लगती हैं, और आयाओ को भी। आयाओ याद कर रही है कि इसने मेरे साथ पिछली लाइफ में बहुत बुरा बिहेव किया था और इसके बेटे ने और इसने मिलकर मेरी माँ को मार दिया था जान से। अब वो उन्हें बुलाती है और साथ में पुरानी मेमोरीज को याद कर रही है कि इन दोनों ने मिलकर मेरी माँ के साथ बहुत बुरा बिहेव किया और उसे पॉइजन पिला दिया था मेरे जाने के बाद, और मुझे पता भी नहीं कि मेरे माँ के साथ क्या हुआ था। तो अब आयाओ बदला लेने के लिए वापस आ गई है। उन्हें नीचे बिठा दिया जाता है और वो चिल्लाने लगते हैं। अब वो उनको गुस्से से देख रही है और वहीं पर बहुत ज्यादा उन्हें थप्पड़ मारा जा रहा है। जैसे ही थप्पड़ मारा जा रहा है कहती है यही बदला है तुम लोग का, तुम लोग यहाँ पर मेरे खिलाफ फिर से प्लानिंग कर रहे थे ना। अब उसका फादर आता है तो उसकी वाइफ उसे बता रही है देखो अपनी बेटी को कैसे बिहेव कर रही है ये।
वहां पर ही वो उसे कहती है, जाओ देखो ये लोग मुझसे कैसा बिहेव कर रहे हैं। वो अपने फादर को भी बिठा देती है और वो कह रहा है, मैं तुम्हारा फादर हूँ, तुम कैसा बिहेव कर रही हो मेरे साथ। कहती है, मुझे कभी नहीं लगा कि आप मेरे फादर हैं। आप तो अपनी दूसरी बेटी को ही हमेशा इंपॉर्टेंस देते थे, मेरी और मेरी माँ का कभी ख्याल किया है? उन्हें बहुत ज्यादा मार पड़ रही है और कहती है, ये और ज्यादा मार पड़नी चाहिए तुम लोग को, क्योंकि तुम लोग मेरे खिलाफ कर रहे थे ना सब कुछ। अब वहीं पर वो डर रही है और जियाओ उसे कहता है, डरो मत। उसका फादर चिल्लाता है, कहती है, मेरी माँ को तो आप जान से ही मार देते अगर मैं अभी आप लोग को सबक ना सिखाती तो, इसीलिए ये सब करना बहुत जरूरी था। जियाओ को कहती है, चलो अब हम यहाँ से चलते हैं। जियाओ वहीं पर स्माइल कर रहा है, उसका साथ दे रहा है जो भी वो करना चाहती है और उसके साथ ही वहां से चला जाता है। पीछे से उसकी स्टेप मदर और फादर और स्टेप ब्रदर सब वहां पर बैठकर रो रहे हैं, उन्हें बहुत मार पड़ी है। अब वो जैसे ही बाहर आई है तो वहीं पर जाओ से कहने लगता है, तुम्हें अब यकीन आ रहा होगा कि मैं तुम्हारा साथ दूंगा, तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा। वो वहां पर कहती है, थैंक यू। लेकिन वो दिल में नर्म होती जा रही है उसके लिए, जैसे जैसे वो बातें कर रहा है उसे थैंक यू बोलती है और स्माइल करने लगती है। अब जाओ से कहता है, मुझ पे बिलीव करो, पिछली बार की तरह तुम्हारे साथ कुछ नहीं होगा। एकदम से वहीं पर प्रिंस को देखते हैं, फ्यूजाओ को। जा उसे कहते, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? सामने वो अपनी माँ को देखती है तो अपनी माँ के पास चली जाती है और उसकी माँ उसे कहने लगती है, तुम टाइम पे आ गई। वहां पर ही वो बात करे कि जाओ आ जाता है और उसकी माँ के सामने उन्हें हेलो बोलने लगता है, हेलो आप आंटी ठीक है ना? सामने ही वो क्या देखता है कि प्रिंस फ्यू भी आ गया और वो भी उसके सामने बड़ा अच्छा बनने की कोशिश कर रहा है। उसके इंटेंशन जाओ को पता है, दोनों ही उनके सामने अच्छा बनने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जाओ को बहुत गुस्सा आ रहा है कि मैं तो दिल कर रहा है ना इसे अटैक कर दूं, लेकिन अटैक कर नहीं पा रहा। और फ्यू कहते हैं, क्या हो गया, तुम ऐसे क्यों देख रहे हो? वो कहता है, मुझे भी आपके साथ बैठना है और पेंटिंग बनानी है, देखिए ये पेंटिंग मैंने बनाई है। वो वहीं पर आयाओ की माँ को इम्प्रेस कर रहा है और वहीं पर बहुत सारी चीजें जाओ लेकर आ जाता है, गिफ्ट लेकर आ जाता है, सोना लेकर आ जाता है और गिफ्ट देने लगता है, देखिए मेरे पास कितने गिफ्ट हैं और ये सब आयाओ के लिए हैं। आयाओ हैरान हो गई है, ये दोनों तो मुकाबला करने के लिए यहाँ पर खड़े हो गए हैं, अब क्या करूं मैं? माँ तो उठ के चली जाती हैं, अंदर की तरफ आती हैं स्माइल करती हुई। लेकिन जैसे ही वो आई है तो सामने ही उसका हस्बैंड उसे पकड़वा देता है। उसे किडनैप करके एक जगह पर लाया गया है। ग्रैंडमा भी सामने बैठी है, उसकी सास, और वो भी उसे ही बुरा कह रही है। उसके मुंह में कुछ डाला गया है, वो भी बोल नहीं पा रही है। उसका हस्बैंड कहने लगता है, तुमने ही उनको बुलवाया था ना? अब जैसे ही उसके मुंह से कपड़ा निकाला जाता है ताकि वो कुछ बोल पाए, वो कहने लगती है, तुम लोग फिर से ये सब कर रहे हो। मेरी बेटी जानती है कि तुम लोग मेरे बारे में अच्छा नहीं सोचते, इसलिए वो तुम लोग को सबक सिखा रही थी, लेकिन फिर से तुम लोगों ने मुझे पकड़ लिया है। मैंने उसे ये नहीं कहा था करने को। अब वो अंदर आती है तो अपनी माँ को बचाने लगती है और कहती है, ये सब क्या हो रहा था? तुम लोग अपनी हरकतों से बाज नहीं आए हो। जाओ भी उन पर गुस्सा होने लगता है। ग्रैंडमा भी कुछ नहीं बोल पाती जैसे ही वो जाओ को सामने देखती है तो अब वो वहीं पर उसके फादर पर पहले अटैक करवाता है कि तुम फिर से अपनी वाइफ को जान से मारना चाहते हो, मतलब कि मेरी सास को। वहां पर ही वो बहुत ज्यादा उन्हें गुस्सा होता है और दूसरी तरफ प्रिंस फ्यू कहता है, मैं भी यहाँ पर देखने आया था कि ये लोग अच्छा बिहेव नहीं कर रहे हैं, मैंने देखा था ये कैसे बिहेव कर रहे हैं। वो सामने आती है और वहीं पर अपनी स्टेप सिस्टर को जोर से थप्पड़ मार देती है कि तुम सब लोग मिलके मेरी माँ को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन मैं ऐसा कुछ नहीं होने दूंगी। अब तुम लोग नहीं बचोगे, पहले तो छोड़ दिया ना, अब नहीं छोड़ेंगे। जाओ वहीं पर चाकू निकाल लेता है और कहता है, इतना ही मरना मराने का शौक है ना तो अभी इस पर अटैक करो। वो से कहने लगता है, आयाओ को तुम जो भी करना चाहती है कर लो। वो उनको कहती है, चलो जेल में डलवा दो, अभी हाथों से तो जान से नहीं मारती हूँ। बाहर आ जाती है और वो फिर से जाओ को थैंक यू करने लगती है। जाओ से कहता है, कोई बात नहीं, मैंने तो तुमसे प्रोटेक्शन का वादा किया है ना, और मैं वादा करता हूँ आगे भी तुम्हारी हेल्प करता रहूंगा। इस बार वो जाओ से बहुत ही इंप्रेस हो गई है, सच में जाओ मेरे लिए सिंसियर है। सामने ही वो आते दिखता है फ्यू को तो उसे गुस्सा आ रहा है। फ्यू कहने लगता है, मैं तुम्हारे लिए कुछ बनाकर लेकर आया हूँ, तुम्हारे लिए बहुत अच्छा है, वैसे भी हमारी तो बहुत अच्छी फ्रेंडशिप है ना। वो जैसे उसे कुछ देने लगता है, जाओ कहता है, इसकी बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, तुम जाओ यहाँ से। कहता है, क्यों, मैं क्यों जाऊं यहाँ से? अब वो लड़ रहे हैं तो आयाओ कहती है, तुम दोनों लड़ो, मैं अपनी माँ से मिलने के लिए जा रही हूँ। फ्यू का करवाया वो कोट भी नीचे फेंक देता है और कहने लगता है, आयाओ देखो तुम मेरा कोट लोगी, ये बहुत ज्यादा अच्छा है। वो उसे अपना कोट करवा देता है और वो देख रही है, ये जेलिस हो रहा है लगता है।
देख रही है जाओ बहुत जेलिस हो रहा है, उसे कहने लगता है अब हो गया छोड़ो मुझे। फ्यू से कहता है चलो चलो तुम मेरे साथ चलो। और ये देख के जाओ को बहुत गुस्सा आ रहा है, वो रुक जाती है और कहती है कि मुझे अभी अपनी माँ से मिलने के लिए जाना है। जैसे ही वो आगे जा रही है तो वहीं पर देखती है जाओ बहुत ही ज्यादा गुस्से में है और फ्यू से मुकाबले में खड़ा है। वो देख रही है दोनों को, ये दोनों ही मुकाबला कर रहे हैं और जाओ उसे वहीं से उठाकर अंदर की तरफ लेकर आता है। उसे बोलने लगती है तुम इतने जेलिस क्यों हो रहे हो आखिर फ्यू के बारे में। जाओ कहने लगता है देखो मैं ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करूंगा। वो वहां पे कहती है क्या बर्दाश्त नहीं करोगे, पिछली बार तुम गन को बंस बनाते रहे, इतनी गन को बंस बनाई, मैंने बर्दाश्त कर लिया, अब इस लाइफ में तुम नहीं बर्दाश्त कर सकते मेरा कोई और फ्रेंड हो जाए तो। बोलने लगता है देखो मैंने ना किसी भी गन को बन को कभी लाइक नहीं किया है, पिछली लाइफ में भी मैं तुम्हारी केयर करता था, सिर्फ तुम ही मेरी वाइफ थी और इस लाइफ में भी ऐसा ही है। अब वो कहती है अच्छा ये बात है तो फिर मैं तुम्हारी बात पे कुछ बिलीव कर लूं। बोलने लगता है मैं सच कह रहा हूँ और मैं तुम्हें प्रूव भी कर रहा हूँ। और अब उसे गुस्सा आ रहा है और गुस्से में वो कोई चीज काट रहा है। गार्ड देखते हैं कि क्या हो गया इनको, पूछने लगता है तो कहता है मुझे उस फ्यू के बारे में ना बहुत गुस्सा आ रहा है, दिल तो करता है एक बार में अटैक करके उसका सारा काम खत्म कर दूं, लेकिन ऐसा कर नहीं सकता। फ्यू फिर से आ जाता है और उसके लिए एक गिफ्ट लेकर आया और जाओ को कहने लगता है तुमने फिर सोचा मेरे बारे में कुछ। वो उसे देख रही है तो उसे थोड़ा गुस्सा भी आ रहा है, लेकिन कहने लगती है देखो मुझे इन पैसों की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अभी वो बात कर ही रही होती है कि जाओ टाइम पे पहुंच जाता है कि फ्यू फिर से इससे मिलने के लिए आया है। वो देखती है देखो फिर से आ गया ये, इसे क्या हो गया एकदम से। बोलने लगता है फ्यू ये क्या कर रहे हो तुम, मेरे पास तो इससे ज्यादा पैसे हैं और मैं इससे ज्यादा आयाओ को दे सकता हूँ। बोलने लगता है आयाओ को डिसाइड करने दो ना कि वो क्या करना चाहती है। अब वो दोनों गुस्से में है, वहां पर ही मुकाबला लगाकर बैठे हैं। आयाओ अंदर की तरफ आ गई है, उन दोनों को छोड़ो पता नहीं क्या कर रहे हैं। अंदर आती है उसे जोर का चक्कर आने लगता है जैसे उस रूम में पहले ही कुछ था और वहीं से उसे उठाकर एम्परर लेकर आ जाता है। उसका फादर एम्परर के साथ मिला हुआ है, उसने ही सारा प्लान किया। उसे होश आने लगता है तो वो रूम में देखती है कि एम्परर सामने बैठा हुआ है और उसे कह रहा है कि तुम दोबारा मेरी तरफ वापस आओ, तुम मुझसे मैरिज नहीं करना चाहती और जाओ के साथ हो। बोलती है मैं तुमसे मैरिज नहीं करूंगी। एम्परर उसे कहता है तुम उस वक्त जो मुझसे अच्छी अच्छी बातें कर रही थी वो सब कुछ एक नाटक था ना, मुझे भी अब पता चल चुका है, लेकिन तुम यहाँ से नहीं जा पाओगी, अब जो मैं करूंगा वो तुम देखोगी। कि एकदम से जाओ आ जाता है सामने। जाओ को देख के एम्परर बिल्कुल चुप हो गया और फ्यू को आने में देर हो गई है। जाओ उसे लेकर जा रहा है और उसे वार्निंग दे रहा है और फ्यू को कहता है तुम भी मेरे रास्ते से हट जाओ, मुझे इसे ले जाने दो। एम्परर सामने बैठा है और कहता है कि सब बताओ अपनी अपनी बातें। वहां पर ही जो वो किडनैप हुई थी उसके बारे में बताया जा रहा है। उसका फादर कहता है मुझे तो कुछ नहीं पता, लेकिन ये लोग मुझ पे भी इल्जाम लगा रहे हैं। एम्परर के साथ ही था वो, पता चल रहा था। अब जाओ कहते हैं मेरे पास सबूत है, ये जो मिनिस्टर्स हैं ना, बहुत सारे मिनिस्टर्स हैं जो यहाँ पर बहुत बुरे काम करते हैं लेकिन आप उन्हें फायर नहीं करते, लेकिन आज मैं एक्सपोज करूंगा। वो सारे मिनिस्टर्स वहां पर माफी मांगने लगते हैं और कहते हैं प्लीज प्लीज हमें माफ कर दीजिए। वो सबको एक एक करके एक्सपोज करता जाता है और एम्परर को कहता है इन्हें आपको सजा देनी पड़ेगी एम्परर, अगर आप एम्परर हैं इस कंट्री के लिए अच्छा चाहते हैं। वो कहता है सजा तो मैं दूंगा। अब जाओ के कहने पर उसे बात माननी पड़ती है। वो अपनी सीट को खोना नहीं चाहता और जाओ जैसे एटीट्यूड में उसके सामने आता है वो उसकी सीट भी ले सकता है, लेकिन एम्परर को पता है अगर मैंने इसकी बात मानी तो फिर ये कुछ नहीं करेगा, इसीलिए वो उसकी हर बात मानता है और सबको सजा भी दिलवाता है। इसके बाद उन लोगों को लाया जाता है जो उसकी फैमिली है। वो सब कहने लगता है हमें तो छोड़ दो। ग्रैंडमा कहती है मेरा क्या कसूर है, उसकी स्टेप सिस्टर कहती है मेरा क्या कसूर है, लेकिन सबको सजा के लिए वहां पर जाओ कहता है कि इन सबको आपको सजा देनी होगी। एम्परर थोड़ा वहां पर झिझक रहा है, लेकिन उस आदमी को मार दिया जाता है, मतलब उसके फादर को जो सबसे पहले एम्परर के साथ मिला हुआ था, सब चाल चल रहा था। उसकी माँ खुश हो गई है, वो बाहर आके बैठी है और वहीं पर उसे कह रहा है जाओ मैंने कहा था ना मैं तुम्हारा हमेशा साथ दूंगा। अब फ्यू आता है और कहने लगता है इस बार मैं तुम दोनों के बीच नहीं आना चाहता हूँ, मैंने देख लिया है कि आयाओ तुम्हें लाइक करती है, इसलिए मैं यहाँ पर बस बेस्ट ऑफ लक तुम दोनों को बोलने के लिए आया हूँ और बात कुछ नहीं करने के लिए आया, लेकिन हाँ तुम्हारा मैं अच्छा फ्रेंड जरूर रहूंगा। अगर तुम्हें कुछ भी बात करनी हो, कुछ भी हेल्प चाहिए हो तो मुझे बता देना। जाओ उसे कहता है देखो अब और कुछ फजूल की बात मत करना। कहता है नहीं मैं फजूल की बात नहीं कर रहा हूँ, बस बेस्ट ऑफ लक बोलने आया हूँ। अब आया उसे देखती है और सारी वहां पर मेमोरीज को याद करके बहुत ज्यादा हैप्पी हो जाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि आया
वहां पर सीट पर बैठ गई है, उस सीट पर जिस पर जाओ ने बैठना था, लेकिन जाओ अपनी जगह उसे उस सीट पर बिठा देता है और कहता है सब कुछ तुम कंट्रोल करोगी। वो वहां पर बैठ गई है, सब मिनिस्टर्स उसके सामने झुकने लगते हैं और जाओ उसके साथ रहता है। वो एज अ हस्बैंड उसके साथ उसकी हेल्प करता रहा है। अब उसे कहती है देखो मैंने तुम्हारा रैंक बहुत ऊंचा कर दिया है, अब तुम मेरे साथ हो लेकिन मेरे स्पेशल हो। वो उसे वहां पर ही कहती है हमारी जल्दी दोबारा से मैरिज सेरेमनी होगी और उसके बाद तुम मेरे साथ यहाँ पर बैठोगे और सब कुछ देखोगे। वो उसे थैंक यू बोलने लगता है, थैंक यू सो मच, और इसी के साथ ही स्टोरी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है।